फिर सही बेहतर है, सही लिखेगी तो पढ़ा जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, वेरी सॉरी फॉर स्टार्टिंग लेट। काइंडली बताइएगा कि बोर्ड के बारे में और आवाज़ के बारे में। एडमिट हो रहे हैं जी अभी? कितने का आ गए? 30 आ 30 आ गए। चलो ये 100 के करीब आएंगे। 17 आ 17 17 26 वेटिंग में होंगे। 26 हाँ करे उन्हें भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद जो है हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई है। पहले में जब रिमूवल किया गया 25-30 का, नहीं अगर उनको भी शामिल करें तो बहुत बड़ी तादाद हो। 500 प्लस हो गई। हाँ प्लस तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि कम हो बेश है। असल में आते हैं लाइव तो नहीं जा रहा, 4 जगह अकेडमी लेते हैं तो शाम से ज़्यादा दूसरी जो किस्त का टाइम आता है ये कम का फिर पहुँच जाते हैं। सर ऐसे ही चलाते रहे। फिर हमारे को शबाज को ऐसा हो कहते नहीं ऐसे, अगर पहले कमिटमेंट कर लेते फिर तो चलते रहते। फिर पहले कहा कि दूंगा तो फिर दो, या तो पहले शुरू में कहते कि मेरे पास नहीं इतना है, इतने में रखना, रख लो, नहीं रखना ना। उसमें कहा नहीं हाँ जी मैं फलां डेट को दे दूंगा। वो तो लिख के दिया ना सही। सही ने लिख के दिया है। फलां डेट जब लिखा है तो अपने हाथ से लिखे, अपने हाथ से लिखवाया था ना कि अपनी मर्जी से लिख लें डेट यहाँ पे। इस पे तो बंदा नहीं भाग सकता फिर। आप लोगों का कहाँ पे था रुका, अगर आपको याद हो? 62 है सर। नहीं यार नहीं भाई 70 तक पढ़ी है कंपटीशन ऑफ 71 तक है ना, वो एक और बैच है। 62 का भी है, आज 63 करेंगे सेकंड बैच में। हाँ जी सर 62 हो गया है, 63 से शुरू करें, हमारा बैच तक हो गया। चले प्लीज जल्दी से अच्छा चैट बॉक्स को प्लीज सिर्फ रेलिवेंट मैसेज के लिए यूज करना है और इररेलेवेंट मैसेज वहाँ पे आप लोगों ने प्लीज नहीं करना। तो आवाज का भी आपकी तरफ से नहीं पता चला कि आवाज सही आ रही है। सुबह नूर कह रही है कि नो वीडियो नो ऑडियो। हाँ सर चैट बॉक्स में कह रहे हैं नो वीडियो नो ऑडियो, तो इनको कैसे पता चला? ये और बात कर रहे हैं यार ये। हाँ आपका मैसेज आ गया ये वाला, इसको हम ठीक कर देते हैं। लेकिन आप लोग भी तो बात माना करें ना, कितनी बार मैंने मैसेज किया, रिमाइंडर दिया कि ये वीडियो देख लो यार, ये वीडियो देख लो। ग्रुप 2 वाले हैं, आप बताएं कितनी बार मैसेज किया कि ये वाली वीडियो देख लें। रोजाना मैसेज हो रहा था कि प्लीज ये वीडियो देख लें। अभी फिर भी ना देखें तो अब हम क्या करें? तो फिर अगेन हम कर देते हैं उसे। यार ये बहुत ज्यादा ही हो गया। गुस्से में बड़ा है। सही ने गुस्से में बड़ा है। नहीं उसने सही किया, मैंने कहा था। चलो हाँ जी 53। अच्छा अब क्लास के बारे में प्लीज आप बताएं कि ये हो रहा है, आप लोगों को आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में क्या कह रहे हैं, कोई किसी को आवाज नहीं जा रही? नो वॉइस। नो वॉइस तो कैसे जानी है भाई? इसको ना वो लगाओ ना, इसके साथ रखना है। नहीं इधर भी नहीं लगा हुआ तो इधर भी नहीं लगा हुआ। ये लगाओ यार, ये लगाओ बिना हाँ जी अब आवाज आई है जी।
हाँ अब काइंडली बताएं, आवाज आ गई? जी अब से घड़ी कब आ रही है? अब आ जाएगी इनको। यहाँ से म्यूट ऑन करो यार, नहीं इधर से। अल्लाह अकबर। मैं तो नहीं कहना चाहिए। यार म्यूट का आता है सबको, ये देखो ना म्यूट ऑन नहीं अभी नहीं, अभी ये चेक बॉक्स को खत्म करो और अभी यस कर दो। आप प्लीज बताएं कि आप बताएं वीडियो शो हो रही है, आवाज आ रही है? अब यहाँ पे आओ, इस तरह। ये आवाज अनम्यूट भी करो, ये यहाँ से। हाँ जी, अब जाएगी सारा कुछ। कहिए जी, आवाज पहुंची आप लोगों तक? जी कमेंट करें प्लीज। यस सर। Thumb is up now. Let's Yes, sir. start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Let's start Sale Tax Act 1990. ठीक है जी, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ को अप्राइज कर लें कि सेकंड बैच की बेसिकली क्लास सेकंड बैच की है। बेसिकली दिस क्लास बिलोंग्स टू सेकंड बैच। जो थर्ड बैच है वो कल विक्टिम रहा कि कल हर तरह से इंटरनेट बंद हो गया था, किसी तरह से भी लाहौर में इंटरनेट नहीं आ रहा था, स्पेशली मजांग एरिया के अंदर। सही, तो इस वजह से हमको पहला 1 घंटा पढ़ने के बाद क्लास को डिसकंटिन्यू करना पड़ा कंपल्शन की वजह से कि नेट ही नहीं था। हम लोग बैठे रहे यहाँ पे और 30-35 मिनट के शायद आ जाए। तो बैच 3 वाले नोट फरमा लें कि हमने कुछ भी उसके बाद आपस में गपशप तो किए, पढ़ा नहीं था, यहीं बैठे रहे थे कि शायद वो इंटरनेट आ जाए, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, इवन के लाइट भी नहीं आ रही कुछ एरियाज में, तो इस वजह से हमने डिसकंटिन्यू किया। तो आज क्लास बेसिकली इनकी है और ये सेल टैक्स पढ़ रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं, आप लोग भी सेल टैक्स पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना बैच सेकंड वाले, आज हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और आपको साथ मिला के हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बताना ज़रूरी है सेकंड बैच वालों के लिए, वो ये कि हमने रिकॉर्डेड लेक्चर जो थे वो अपलोड किए थे और हम्बल रिमाइंडर भी मैं देता रहा कि इनको देख लें कि 139 से लेकर 146 वीडियो को 4-5 दिन कहता रहा कि देख लो। तो जिन्होंने देख ली उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं देखी आज सुबह मैंने उसको कहा कि चलो इसको मैं अपना रोक देता हूँ, तो आज मैंने रोका, तो आज सर आपने उसको उठा दिया। मैंने फिर ये रिक्वेस्ट है मैं फिर कर देता हूँ, शाम कर देता हूँ, लेकिन काइंडली इसको जब कहा जाता है देख लो तो उसको देख लिया करो, ताकि जब आप देखेंगे तो हम अगली करेंगे ना। तो ये है, तो एनी हाउ हम इसको दोबारा से कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये मैसेज आ रहा था, जो ये मैसेज मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया आपका। तो आप लोग जो वो है 61 से लेकर 65 के तमाम और 137 से लेकर 146 सारे ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके होंगे आपके, और बार बार आपने रिवाइज करके देख लिया होगा। बैच सेकंड वालों ने देख लिया है ना आपने जी, ये वाला जी। और साथ में सेक्शन 9 से लेकर 14 तक ये भी हमारे हो गए। हो गए हैं। इसका टेस्ट भी रखा हुआ। टेस्ट करते हैं फिर टेस्ट आज इनको टेस्ट सेंड कर देते, बना तो पड़ा है आप तो, ठीक है, कल कर। सेंड कर देते हैं आप। अब आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन जो जहाँ पे बैच सेकंड पहुंचा हुआ था वो है हमने पढ़ना है 63 से 63 से आप बोलते जाएंगे। ड्राफ्ट एक्ट on goods
used taken into use used between import and importation between importation and the exportation. and re-exportation। तो मार्केट का लेवल ये बन गया कि अभी बड़ा जबरदस्त विजिबल होता होगा। 2-4 ड्राफ्ट तो गए, लेकिन ये है कि फुल जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग ऑन है इसकी, सही हो गया। तो ड्रॉबैक गुड्स यूज्ड इस्तेमाल हुई इंपोर्ट जब आपने किया और री एक्सपोर्ट किया उसके दरमियान। हमने बेसिकली आपको बता दूं कि ये एक कॉन्सेप्ट है। सही बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। एक्सपोर्ट बनेगा, बढ़ेगा तो मुल्क को पैसा आएगा ना। जैसे टेक्सटाइल, कोई भी कंट्री है ना, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को जितना ज़्यादा बाहर बेच पाएगा उतना मुल्क के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि बाहर से कंट्री में इन्फ्लो होगा रुपीज़ का। इसलिए हमारे लोग जो बाहर गए हुए हैं हम उनको इज्जत देते हैं कि वो बाहर से डॉलर भेजते हैं, इसलिए उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, करनी भी चाहिए। फिर जापान और यूएसए और यूके और जर्मनी, ये कंट्रीज़, फ्रांस, ये क्यों आगे हैं? क्योंकि ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी टेक्नोलॉजी से बनी हुई बहुत महंगी चीज़ें बेचते हैं। जापान वाले गाड़ियाँ बेचते हैं, यूएस वाले गाड़ियाँ भी बेचते हैं और जहाज़ भी बेचते हैं, F-16 बेचते हैं, वो बोइंग बेचते हैं। जर्मनी वाले, मर्सिडीज है जर्मनी की, हाँ, जर्मन गाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, तो वो अपनी इंजीनियरिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, वो बेचते हैं और इस वजह से, बेचने की वजह से वो अपना दुनिया से पैसा कमाते हैं और अपने मुल्क में ज़बरदस्त रहते हैं वो। इसलिए पाकिस्तान भी चाहता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और अपने एक्सपोर्टर को फ़ायदा दें। जब भी कोई चीज़ इम्पोर्ट होती है, उसमें इम्पोर्ट होती है, उसमें बहुत सारी ड्यूटियाँ लगती हैं। कराची में जब पोर्ट पे आती है ना, तो कस्टम वाले बहुत ज़्यादा टैक्स वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो वो टैक्स की बात जो हुई थी कि टैक्स जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो चीज़ों को कंज्यूम किया उसने, उस पे उसने टैक्स दिया होगा, तो हम इस तरह करेंगे उसको उसका टैक्स वापस कर देंगे ताकि उसको फ़ायदा हो और वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। यार इसको ना कर लो थोड़ा सा ना, वेदर इतना नहीं है सही, ये नहीं, इसको करें और 24 पे करके चला लो। बाहर तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे गर्मी लग रही है, एसी को ऑन करना है। अच्छा, तो देखो कि ताकि उसको फ़ायदा दें, जो उसने टैक्स दिया उसको टैक्स वापस कर। सेक्शन 62 में हमने पढ़ा था, जो इससे पहले वाला है कि हम वापस कर लें। इस सेक्शन में वो कहना चाह रहा है कि ये जो तुमको मैं वापस कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ इख्तियार है, मैं पूरा वापस करूँ, मैं वापस करना रोक दूँ, अगर वापस करूँ तो कुछ कंडीशन है वो लगा के वापस करूँ। इस पूरे सेक्शन में वो बात हो रही है। मंतक समझ आ गई है? पीछे जो सारा मैंने बयान किया है ये मैंने बैच 3 के लिए किया है, क्योंकि बैच 2 ने 62 पढ़ा होगा, उनको पता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक, जो ड्रॉबैक है वो है कि जो आपने पे किया होगा वो वापस कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको वापस कर रही है। तो गवर्नमेंट वापस कर रही है, तो गवर्नमेंट ने उस 62 में उसने कहा हम वापस कर रहे हैं। 63 में उसने कहा कि जो चीज़ें कंज्यूम हुई हैं इम्पोर्ट करने के और एक्सपोर्ट करने के पीरियड के दरमियान एक वक्फा होता है ना, इम्पोर्ट की कोई 2-4 महीने उस पर प्रोसेस किया, 2 महीने के बाद वापस उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसके दरमियान कंज्यूम हुई, जो कंज्यूम हुई है उन पे जो ड्रॉबैक है उसके बारे में बात हो रही है इस सेक्शन में कि वो ड्रॉबैक को हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, रॉ मटेरियल आता है ना मुल्क के अंदर, तो उस पर वहाँ पर ड्यूटियाँ लग जाती हैं, टैक्सेस लग जाते हैं पोर्ट के ऊपर, ठीक है। वो टैक्सेस को फिर क्या किया जाता है, अगर तो मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो गया तो ठीक है, टैक्सेस आगे वहाँ पे चले गए। लेकिन कहते हैं अगर आपने एक्सपोर्ट किया ना तो हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देते हैं। 63 में कहते हैं हम ड्यूटी ड्रॉबैक को देते हुए क्या क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी बात है इसमें वो कहते हैं कि आपकी जो भी अमाउंट बनी, आपकी इतनी बनती हम आपको देंगे, ठीक है, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उतनी नहीं देंगे, चेंज कर देंगे।
हम इतना नहीं देंगे बल्कि उसको क्या करेंगे, तब्दील कर देंगे, मॉडिफिकेशन को मॉडिफाई कर दें थोड़ा सा, ये ऐसे इसको ऐसे कर दें, इसकी शेप ऐसे कर दें। ये क्या हो रही होती है, एल्ट्रेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये उसको कहते हैं मॉडिफाई कर देंगे, उस पैसे को जो आपने टैक्स पे किया होगा हम उतना नहीं देते बल्कि चेंज करके देंगे। फिर वो कहता है कि हमारे पास ताकत है, हम इसको प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। प्रोहिबिट का तो पता है ना, मना करना। कि आप कोई पंगे कर रहे हैं, आप इस पीरियड के दरमियान पता चला कि आप फेयर प्ले नहीं कर रहे। जिस तरह आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे प्लेटफॉर्म से लिंक ना शेयर करें, आप फेयर प्ले नहीं करते, फिर हम आपको अपनी क्लास के अंदर प्रोहिबिट कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं आपको फिर, क्योंकि हमने आपको रिक्वेस्ट की है कि यहाँ से आप ना ये काम करें, आप चैट के अंदर रहते हुए आप यहाँ पे ग्रुप की इनविटेशन ना दें। फेसबुक पे बड़े ग्रुप में यार हम मना तो नहीं करते, आप शामिल हो उनमें, और भी बड़े ग्रुप्स हैं उनमें शामिल हो, कोई ऐसे लेकिन जहाँ पे हमारा चोरी करके मटेरियल वहाँ पे ना आप हिस्सा बने और ना यहाँ पे करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमने फैसिलिटी दी हुई इस मकसद के लिए, आप वो मकसद की बजाय उल्टा कुछ काम करना शुरू करते तो हमारे पास है कि हम उसको प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि हम ये जो ड्रॉबैक मिलता है ना, इसमें कुछ कंडीशन लगी होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम ऐसा करेंगे, ये कंडीशन होती है ना। लाइक कि आप 2 साल के अंदर अंदर इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपने टैक्स दिया था वापस कर देंगे, ये कंडीशन है ना। अगर 2 साल के बाद करते हो तो कंडीशन में पूरा नहीं उतरे, हम नहीं देंगे। तो कहता है कि हम कंडीशनों में तब्दीली भी कर सकते हैं। हम कंडीशनों में हो सकता है किसी को 2 साल के अंदर हम आपको 2.5 साल दे दें कि ठीक है कुछ हालात ऐसे थे, कोविड आ गया, आपने बोर्ड किया, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बंद कर दी, उन्होंने कहा कोई बंदा फैक्ट्री नहीं ओपन करेगा। कंडीशन थी 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट करोगे तो आपने टैक्स पे किया होता, इंपोर्ट पे आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्या करें, कंडीशन में तब्दीली नहीं हो सकती क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें तो बंद थी, ठीक है। तो ये 3 काम हो सकते हैं सेक्शन 363 के अंदर, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, प्रोहिबिट भी किया जा सकता है, और कंडीशंस जो है उनके अंदर तब्दीली भी की जा सकती है। तो बात बनी। चलो यार कल से थोड़ी सी कम डाल दी है इनका, ये आज कुछ नहीं, स्टूडेंट बात करते हैं। नाम क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये भी एक बात बता दी है कि ड्रॉबैक जो है ना, ये मैंने कहा है आपको पेपर में आ सकता है कि ड्रॉबैक ऑफ टैक्सेस कितने पीरियड के अंदर अंदर हो सकते हैं। तो आपने क्या कहना है 2 years, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ड्रॉबैक को क्या क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है, कंडीशन को, हाँ। और मुझे लग रहा है बाहर कोई स्टूडेंट आया है, उसको देखें। डोर ओपन, ये ले लो यार निशान, ये खोलो। अच्छा ये सारी कंडीशन जो है ना, ये वाली, ये कौन कर सकता है, कौन कर रहा होगा? बोर्ड। ठीक हो गया जी। तो यही था ये सवाल अबाउट सेक्शन 3 और सेक्शन 62 का हल्का सा टच मिला। तो मैं इसको, हाँ जी, आगे कौन है? हसन है, चलो इससे थोड़ा सा दूर होके बैठना। आज कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
तो आइटम बढ़ा दी। कि ये ना कल को पूरी क्लास की मेरी खराब हुई है। अगर थकावट शकावट है तो कोई मसला नहीं। अच्छा अब बोलो जी 64 क्या लिखा हुआ पूरा वर्ड बाय वर्ड। Power to declare 64 power to declare what goods are what goods are goods are identifiable identifiable and to prohibit and to prohibit to prohibit drawbacks drawback in case of specified foreign priority. specified foreign territory. अच्छा तो इसकी बात कुछ इस तरह हम करते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक होती है फेडरल गवर्नमेंट जो भी कभी कभी होती है, जैसे अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है तो जिसका जो दिल करता है वो करे, ठीक है। कि जिसका दिल करता है रोड बंद कर ले, जिसका दिल करता है जो मर्जी करे, जिसका दिल करता है वो इंटरनेट बंद करवा ले, मोबाइल सर्विस बंद करवा ले, हजूम या वो कुछ भी है। अच्छा तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी गुड को, गुड क्या होती है यार, ये सारी गुड्स, कपड़ा क्या है, गुड है, ठीक है। सीमेंट क्या है, गुड्स है, ठीक है। तो इसके पास पावर है कि वो किसी गुड्स को, उसके ऊपर जो ड्रॉबैक है, जिसके ऊपर क्या है ड्रॉबैक है, उसको रोक दे। ड्रॉबैक जो है ये वाला, ठीक है, कि इसके ऊपर ड्रॉबैक नहीं होगा, इसके ऊपर ड्रॉबैक नहीं कर सकते। या क्लास ऑफ गुड्स, गुड्स या जैसे कि टेक्सटाइल आइटम्स। टेक्सटाइल आइटम्स क्या है, क्लास ऑफ गुड्स, यानी टेक्सटाइल के अंदर से जो जो चीज़ निकलती है, टेक्सटाइल के अंदर से बेडशीट्स भी निकलती हैं जो बेड के ऊपर बिछाई जाती हैं, टेक्सटाइल के अंदर से जो हम पर्दे लटकाते हैं, कर्टन्स रखते हैं, टेक्सटाइल से हमारा पहनने वाले कपड़े भी निकलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक गुड के ऊपर या पूरी क्लास ऑफ गुड्स के ऊपर। इसी तरह जैसे सर्जिकल आइटम, स्पोर्ट्स आइटम है, पहले एक स्पोर्ट्स लगा देना बल्ले के ऊपर, शायद लग जाए बल्ले के ऊपर। जैसे बैट है, बैट एक गुड हो गया, तो बाकी क्लास ऑफ गुड्स क्या होगी, बैट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी बन रहा है। तो इनको कुछ दिया गया, आज आप मास्क लगा के रखें, है ना, तो तबीयत डाउन लग रही है आपकी। तो दूसरी वाली डाउन तो नहीं है ना? नहीं वो नहीं हाँ 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 नहीं वो तो मेरे ऑफिस में भी जाना। अच्छा पता नहीं चलता इंसान को, क्या पता होता है। तो ये गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स को वो किसी को कर दे कि आपको नहीं मिलेगा ड्रॉबैक, आपको क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, हमने नहीं देना। या ये गुड्स जो है फलां स्पेसिफाइड कंट्री में भेजी जाएंगे या फलां बंदरगाह पे जाएगा, अगर तुम यहाँ से माल एक्सपोर्ट करके वहां लेके जा रहे हो तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। जो आपने टैक्स पे किया हुआ है वो आपको नहीं वापस मिलेगा। देखो टैक्स पे करते हो या नहीं करते, सेल टैक्स करते हो। जैसे ही पहुंचा 1 लाख रुपए की चीज कराची पोर्ट में पहुंची, उसको पड़ गया कस्टम वाला, कस्टम ड्यूटी लेके, फिर उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी उसने डाल दी, उस पर उसने रेगुलेटरी ड्यूटी डाल दी, उसके ऊपर उसने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, उसके ऊपर उसने सेल टैक्स लगा दिया, एक सिंध का सेस होता है वो लगा दिया,
ठीक है, फिर उसने उसके ऊपर एडवांस में इनकम टैक्स लगा दिया। ये सारे टैक्सेस जो बंदा इम्पोर्ट कर रहा होता है उसके ऊपर लग रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ड्रॉबैक 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 इसलिए किया जा रहा है, तुम ये दे रहे हो ना, ये दे रहे हो, अगर तुम उसको री एक्सपोर्ट कर दोगे, उसके ऊपर अमल करके प्रोसेस करके, ये जो तुमने दिया ये हम आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में हम 64 ही है ना जी, जी सर। इसमें हम रोक रहे हैं कि तुमने खास किस्म की बंदरगाह को बेची, खास किस्म के कंट्री को एक्सपोर्ट किया, तो फिर हम मुझसे ये मांगने ना आ जाना, फिर नहीं मिलेंगे। लाइक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट होता है, वहाँ तो स्मगल होता है। अफगानिस्तान को क्या हो रहा है, इलीगल वे के साथ। ठीक है, और अफगानिस्तान को फिर उन कंट्रीज में शामिल है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहोगे तो फायदे नहीं मिलते, नुकसान होता है और कुछ इस तरह। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हक लिया है, अपने आप को उन्होंने राइट लिया है कि हम कुछ रोक सकते हैं, हर बंदे को ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे, कुछ कंडीशन लगा सकते हैं ना, तो वो कंडीशन लगा रहे हैं कि इनको हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्यों ऑफिस से टाइम देता है 10:30 तक। ये दो चार रह गए हैं बेचारों को एडमिट कर दो यार। आ जाओ भाई, कोई एक बंदा यहाँ में फिर ड्राइविंग सीट के ऊपर है। हाँ जी, देख ले यार, हिसाब कब लगा के आ जाओ। इसमें ना ब्लू इंक डाल दो यार। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने वो चीजें अगर ऑफिस में देखी ना उनको उसमें कहानी को पता भी नहीं चलता बंदे को भी मुझे है। मौसम सर, ये मौसम की चीजें की वजह से। सब मेरा भी गला खराब है। चले आ जाओ, बंदा प्यार करेगा जो होने को उसको चाहिए। चलो जी, आज नेक्स्ट जो है ना, आज हम सेल टैक्स इंशाल्लाह सही इस बैच में आप सेल टैक्स को खत्म कर दो। ठीक है ना, वैसे समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है ना, तो बस समझ आ गई तो फिर बैच कोई भी हो इनपुट टैक्स है ना, वो वापस मिलेगी यहाँ पे वापस मिल जाएगा आपको, जो भी ड्यूटियाँ टैक्सेस पे किए हुए हैं आपने। 63 हाँ हाँ हाँ, अभी आ जाओ। 64 में रेस्ट्रिक्शन वगैरह 65 एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन ये बहुत ही तगड़ा है कि अब आ गए 65, इसको ध्यान से समझना। 65 पूरी डालना सही इसका कि एग्जाम्पशन। यार माफी Yes. किस चीज से दे रहे हो ये तो बता दो। माफी दी जा रही है अगर किसी बंदे ने शार्ट टैक्स पे किया है या पे किया ही नहीं, नॉट पे, उसको माफी दी जा सकती है। जैसे हम कहते हैं जी आप बैठे, जैसे आप 1 लाख की गुड्स बेचते हो, 17% रेट है, आपको पे करना चाहिए 17,000 सेल टैक्स, ऐसे ही है। अब हुआ क्या कि आपको पता नहीं था कि यार कि इस पे 17% लगना है, पता ना होना किसी भी वजह से हो सकता है कि 17% लगने की वजूहत क्या हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल ये 13वें शेड्यूल में शामिल थी ये वाली गुड्स, ये गुड क्या थी, ये 13वें सेक्शन में शामिल थी और छठे शेड्यूल में शामिल थी। ये सॉरी आई ईट माय वर्ड्स। अच्छा, छठे शेड्यूल में शामिल थी। गवर्नमेंट ने स्पेशल इनेक्ट किया, नया कानून बनाया और इसको छठे शेड्यूल से उड़ा के बाहर फेंक दिया। तो जो छठे शेड्यूल से बाहर निकल जाता है वो टैक्सेबल हो जाता है, हो जाता है या नहीं होता। जिसका नाम छठे शेड्यूल में शामिल है वो माफ है, वो एग्जाम्प्ट है। जिसका नाम छठे शेड्यूल में नहीं है उसको वो क्या है, टैक्सेबल है। तो ये टैक्सेबल हो गया। कंसल्टेंट भी हमारी तरह का था, उसको पता नहीं चला, वो इस पे टैक्स लेते ही नहीं रहे और कोई भी गवर्नमेंट को जमा करवाते ही नहीं रहे। अब बताओ उनको क्या पकड़ के क्या किया जाए, उनसे टैक्स लिया जाए? टैक्स तो दिया जाएगा। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जनाब अगर तो
नॉट पेड, हमारी इस मिसाल में बन गया नॉट पेड। ठीक है, एक मिसाल और बनाते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि छठे शेड्यूल की बजाय ये था 8वें शेड्यूल में। 8वां शेड्यूल क्या करता है? रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट मीन के 17 से कम कोई भी होगा तो वो क्या होगा? रिड्यूस रेट। अच्छा, ये वाली गुड्स जो है ये रिड्यूस रेट में थी, इसमें लगता था 7%। गवर्नमेंट ने इसको उससे निकाल दिया, ये किस में आ गया? ऑटोमेटिकली 17 वाले में आ गया। 17 में आ गया, लेकिन वो बंदा जो है वो इस पे 8 ही करता रहा, 7 ही करता रहा, 10% कम करता रहा। तो इसका क्या मतलब हो गया? शॉर्ट पे शॉर्ट लेविड, शॉर्ट पेड। तो शॉर्ट पेड और नॉट पेड की समझ आ गई आपको। अब जिस बंदे ने ऐसा किया हो उसको पकड़ के तो उसका साथ तुमने जायज करना चाहिए, पकड़ना चाहिए उसे कि भाई तुमने तो इतना पैसा खा लिया। तो क्या अब क्या होगा? उसे पकड़ के टैक्स लिया जाएगा? नहीं, अगर तो उसमें वो मासूमियत है। मासूम इनोसेंट लिख लेते हैं यार। अक्सर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ही इज इनोसेंट। ठीक है, और उसने इनएडवर्टेंटली ठीक, गैर इरादी तौर पर मासूमियत शामिल है, उसको पता नहीं था और इस वजह से वो ये गलत काम करता था। तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि क्या अगर उसको माफ कर दे। इसमें वही बात हो रही है कि उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, लटकाना नहीं है उसको। अगर उसकी बात ठीक है कि अपना मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं था, ठीक है, और मैं ये साबित करता हूँ मुझे पता नहीं था, तो अभी मुझे मारो तो ना, मुझे काम करने दो। तो ये वो वाली बात है। यहाँ पे फिर हम उसे कहेंगे ठीक है काम करो और पैसा कमाओ, कारोबार करो, ठीक है, ये साबित हो गया। सही। हाँ, फिर वो कहते हैं मैं 2-3 सूरतें बता देता हूँ कि 2 चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो इनएडवर्टेंट और एक जनरल प्रैक्टिस। ये 2 चीज़ों का होना जरूरी है अगर आप एग्जेम्पशन के लिए फॉल करना चाहते हो। कि आप नॉर्मली करते ही ऐसा हो, रूटीन में करते ही ऐसा हो। जनरल प्रैक्टिस ही ये है कि क्लास का आगाज होता है तो बिस्मिल्लाह से किया जाता है, तो ये क्या है? एक जनरल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जनरल प्रैक्टिस जो आमतौर पे आप लगातार कर रहे होते हो वो जनरल प्रैक्टिस है, और आपको पता नहीं इनएडवर्टेंटली हो रहा है, तो ये दोनों है, तो फिर आप इस चीज में फॉल कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा ये है कि आपको पता नहीं था और आपने लोगों से वो रिकवर भी नहीं किया हुआ, और जिस दिन पता चला, ये बात नोट करें कि जिस दिन पता चला उसके बाद आपने टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये नहीं किया कि हरमी करना, हट को क्या कहते हैं कि आप हट गए, जिस तरह शैतान हट गया था कि नहीं अब पहले जो होता है वैसे या वैसे ही होगा। नहीं, आपको पता चला ओ सॉरी यार ये तो गलती हो गई, अल्लाह पाक मुझे माफ करे, आप रजू कर लेते हो। ठीक है, आप इसी तरह आपको पता चला कि एफबीआर का टैक्स बनता था मैंने नहीं दिया, तो आपने कहा सॉरी मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम से मैं ठीक करूंगा, बात खत्म होगी। यही होता है ना कि सॉरी मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर उसने कहा कि अगर ये आप कह देते हो कि सॉरी नेक्स्ट टाइम, कह नहीं दो मतलब कि आप दोबारा ऐसे करते नहीं, जब पता चला कि यार लेना था तो आगे से आप लेना शुरू कर देते हो, तो फिर क्या होगा? फिर एग्जाम्पशन हो सकती है। एग्जाम्पशन की 3 चीजें मैंने बता दी फिर आपको कि एक ये और ये दोनों का होना जरूरी है। फिर आपने इस पीरियड के दौरान ये नहीं है कि आप लेते रहे और आगे जमा नहीं करवाते रहे, और फिर ये कि जिस दिन अनर्थ हुआ, जिस दिन रिवील हुआ, जिस दिन पता चला उसके बाद से आपने सही काम करना शुरू कर दिया। ऐसा है तो आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। और एग्जाम्पशन कौन देगा? फेडरल गवर्नमेंट घर में आएगी, घर आके दरवाजा नाक करेगी? नहीं, वो नोटिफिकेशन कर देगी।
आगे आ जाएंगे। ये आई होप के हो गया ना। आपने थोड़ा सा ध्यान इधर भी रखना, इधर ही है। कोई बाहर का बैठा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। दो से तीन लोग और आए थे तो सेपरेट करके। रिपीट सर, मैसेज जो है रिपीट करें। किसको? लास्ट सेक्शन वो जो इधर पर लिखा होता तो मैं रिपीट कर देता। चलें तो अभी जुबानी रिपीट कर देते हैं। वो ये है कि देखो, अगर आपकी गलती इसकी वजह से और गलती इनएडवर्टेंटली और जनरल प्रैक्टिस की वजह से है, और आप या तो टैक्स चार्ज ही नहीं करते, और अगर करते हो तो कम कर लेते हो, अगर ये आप इनएडवर्टेंटली हो रहा है, जनरल प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है तो आपसे जो टैक्स एक्चुअली आपको करना चाहिए था वो नहीं किया तो वो माफ़ कर सकती है, और माफ़ करेगी नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गज़ट में। लेकिन फिर जिस दिन आपको पता चला उसके बाद आप अपना किबला ठीक कर लोगे और टैक्स देना शुरू कर दोगे, और उससे पहले आपने टैक्स को चार्ज किसी से लिया नहीं हुआ। ये वो सूरत हाल है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपको माफ़ी मिल जाएगी 65 में जाके। अब हम चलते हैं 66 के ऊपर। 66 के ऊपर क्या है साईं? रिफंड Refunded within 1 year. टू क्लेम विदिन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर। रिफंड क्या है? आपने टैक्स जमा कहा था, आपने जमा नहीं कराया पिछला जो था। यहाँ पे ये है कि जितना बनता था उससे ज़्यादा जमा करवा चुके हो आप। जो ज़्यादा जमा करवा रहे हो वो वापस लेना चाहते हो, तो वो क्या है? वापस लेना क्या है? रिफंड करना है। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि आपने रिफंड लेना है तो 1 साल के अंदर अंदर ले लो। 1 साल के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड क्यों बनता है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने टैक्स कम बनता था, दे ज़्यादा था, या आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं और ज़ीरो रेटेड की वजह से आप इनपुट तो पे करते हैं लेकिन आउटपुट आपको आता ही नहीं है। जब बेचते हैं तो पैसा आए तो आउटपुट होता है ना। जब आप बेचते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हुए सेल टैक्स लोगों से लेते हैं, तो लेते हुए जो आपके पास सेल टैक्स इकट्ठा होता है वो क्या होता है? आउटपुट। और एफपीआर को आपने देना होता है जो आपने इकट्ठा किया, जो आपके पास आ गए हैं, आपके पास पड़े हुए, और जो आपने खरीदारी करते हुए पहले लोगों को दे दिया है। उन दोनों का फर्क जो है, अगर आउटपुट ज्यादा हो इनपुट कम हो, फिर ही आपने एफपीआर को देना होता है ना जी। अगर इनपुट अगर 100 रुपए की है और आपने इकट्ठा कर लिया 200, तो फिर आपने ये जो फर्क है 100 यही एफपीआर को देना, क्योंकि आपने ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है और आपका थोड़ा। अगर जीरो रेटेड हो तो आप इकट्ठा करो 0 और आपने दिया हो 100, तो फिर ये 100 आप अपनी जेब से निकाल के दे चुके हैं, वो कहाँ जाएगा? Refund करें. ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन जीरो रेटेड का रिफंड जो है ना वो बड़ा फास्ट होता है, विदिन 45 डेज। 45 डेज होता है। हम आगे पढ़ेंगे तो उसको अलग कर देंगे, लेकिन ये समझाने के लिए कि ये रिफंड आ कहाँ से रहा है, कि बनता ही नहीं था। ठीक है, तो आपसे कोई लेता रहा, आपसे टैक्स इस चीज एग्जाम्प्ट था, लेकिन आप जमा करवाते थे किसी को, तो वो आपसे उसने दिया तो आप रिफंड। ठीक है, यहाँ पे जो भी बनता था उससे ज्यादा आप पे कर चुके हो। जैसे यहाँ टैक्स की लायबिलिटी थी, समझो यहाँ 200 इकट्ठा किया आपने, यहाँ पे 100 आपने देना कितना था? 100। गलती से अकाउंटेंट जो है वो ये करवा देता है, वोचर बनाते हुए ये बना दिया है, 1 लाख जमा करवा दिया। कितना ज्यादा चला गया? 100 देना था 99,000 और 900 ज्यादा दे दिया। 99,900 क्या हो गया? एक्स्ट्रा दे दिया आपने, तो एक्स्ट्रा का क्या होगा? ठीक है, रिफंड कितने अर्से के अंदर? ये आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, तो कितने अर्से के अंदर इस गलती को कर लिया? ये इसमें कहना चाह रहा है, बात समझ आ गई हो? चलो आ जाओ फिर। सेक्शन से मिलता जुलता है। हाँ अच्छा, इसको ले लीजिए आगे। अच्छा, वो कहता है कि यार बात सुनो,
ये रिफंड हाँ हाँ ठीक है आप ना सर मसला तो सर इधर मैसेज पास करने के आवाज़ की है सर को हाँ ये अगर ना क्लियर होती तो इधर इधर शोर ही शोर होना था। यहाँ पर सर वैसे मसला तो नहीं है हाँ, ये बात पूछने वाली है। ये तो फौरन सामने के अंदर सर बस होगी वीडियो गायब हो गई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये आप रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी और मोबाइल में लॉगिन करके देखें या वेब के थ्रू उसको लॉगिन करके जी सर ठीक हो गया तो हम आगे बात की तरफ। तो देखो एक यहाँ पे इनपुट है, वो आप इनपुट लेना भूल गए। आउटपुट 200 ही है, इनपुट आप महीने बाद रिटर्न जमा करवाते हो ना, यहाँ पे इनपुट डालना भूल गए, फिर क्या होगा? उस इनपुट का क्या करोगे? एडजस्टमेंट ले लोगे। एडजस्टमेंट जब भूल गए उसकी एडजस्टमेंट कैसे लोगे? आप CIR साहब का एप्लीकेशन लिखोगे, आप कहोगे मिस्टर टू मिस्टर इनलैंड रेवेन्यू वी हैव forgotten, third form forgotten, we have forgotten to claim input in the previous month, kindly give us the adjustment of that input। ये रिफंड से हटकर एक छोटी सी बात उसने कही, मैंने कहा ये भी बता दूँ आपको कि अगर आपका इनपुट जो है आप लेना भूल जाते हो, यहाँ पे क्लेम लेना भूल जाते हो, तो फिर क्या क्लेम कमिश्नर घर आके दे देगा? वो कहेगा कि एप्लीकेशन दे दो, वो सेटिस्फाई होता है, वो आपको अगले रिटर्न में अलाउ कर देगा। बात ठीक होगी? अच्छा, ये तो रिफंड था कि आपको खुद होशाई रिफंड आपका बना हुआ है। तो कुछ मामले अदालतों में भी होते हैं, जी हाँ जी कुछ मामले CIR अपील के पास भी होते हैं, हाँ जी कुछ मामले एपलेट ट्रिब्यूनल के पास भी होते हैं। ये तो बता दिया था ना आप लोगों को ATR का। अच्छा, यहाँ पे फैसले पड़े हुए, यहाँ से ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है और आपका रिफंड बन जाता है। अब बताओ वो साल कहाँ से शुरू होगा? जैसे जहाँ से फैसला है। जिस दिन फैसला आया उस दिन से साल शुरू होगा। ये नहीं कि जनाब आपने जब रिटर्न फाइल की थी उसके बाद एक साल काउंट करो, तो भाई 2 साल तो फैसले में पड़ा रहा है, जब फैसला आया तो फिर मेरा रिफंड बना था और मैं पीछे जाके कैसे रिफंड क्लेम कर लेता? तो जिस दिन फैसला आया उस दिन से आगे 2 दिन बाद 1 साल के अंदर। सर अगर बात हो समझ आई कि नहीं है? जी जी अगर सर गवर्नमेंट जो है ना रिफंड ना करे विदिन 1 ईयर हाँ, तो फिर आपने पढ़ लिया, मुझे पता है कि आप फिर आपको आप गवर्नमेंट से सूद लोगे, ब्याज लोगे, ब्याज। गवर्नमेंट से फिर क्या होगा? पैबोर लोगे कि आपने मेरा पैसा गवर्नमेंट इस्तेमाल किया है, मुझे पैसा इस्तेमाल करने का किराया दो, ठीक है? तो आप उनसे सरचार्ज आप लोगे, अच्छा सरचार्ज लोगे, जहाँ पे वो रिफंड नहीं देते साथ में सरचार्ज भी देंगे आपको। अगर नहीं देते तो फिर आप चले जाओ अदालतों में कि जनाब इन्होंने इतना ऐसा मेरा पैसा रोक के रखा। इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी सरचार्ज दे सकती देती है ना, देती है, कानून में लिखा हुआ है। हम आपको तो मेरे ख्याल से पढ़ा दिया यार, ये वाली बात है ये भी पढ़ाई है, ऐसे ना करो, ये साईं ने पूछ लिया तो अब आप कहेंगे कि नहीं, तो नहीं ये वाला गवर्नमेंट से पढ़ना अच्छा। तो जब आप रिफंड की दरख्वास्त दोगे तो कितने दिनों के अंदर अंदर फिर उन्होंने इसके ऊपर काम पूरा करना होगा? ये कौन बता रहा है? आपने पढ़ा हुआ है? नहीं सर, वो लास्ट क्लास में जब फर्स्ट टाइम आया तो उस वक्त पढ़ाया था? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार एक और बंदे का नाम ऐड कर लूँ जिन्होंने सेलेक्ट होना है उसके अंदर। तो इसका मतलब है ये उस दिन पढ़ाया था तो आपको पता है, अपनी मेहनत से नहीं है। जिस दिन अपनी मेहनत स्टार्ट होगी उनके नाम ऐड होंगे इस फैक्टर में। तो आपने रिफंड की दरख्वास्त दे दी तो उनको चाहिए कि 90 डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड कर दें। अगर नहीं करेंगे ना तो अगली बात पे हम बाद में आते हैं, फिर क्या होगा जो आपने पहले पूछ ली, ठीक है?
और जो 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 जीरो रेटेड वाला होता है ना, उसका रिफंड 45 दिन के अंदर करना होता है। ये नागपुर वाले रिफंड की बात हो रही है। अब आ जाओ डिलेड रिफंड। अब आ जाओ सेक्शन 67 पूरे का पूरा। ये रिफंड मेरे ख्याल से पूरा हो गया। इसको मैं मोटे मोटे दायरे लगा देता हूँ। 90 डेज वाला रिपीट कीजिए। रिफंड का बता दिया रिफंड होता क्या है। रिफंड आपने 90 दिन के 1 साल के अंदर अंदर क्लेम करना है, ठीक है। अगर रिफंड किसी अदालत के फैसले की वजह से हो रहा है तो जिस दिन अदालत का फैसला आया उसके आगे से आप 1 ईयर के अंदर अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फिर ये होगा कि जो रिफंड की आपने दरख्वास्त दी है, अदारे को चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दे, लेकिन जो जीरो रेटेड वाला रिफंड है वो 45 दिन के अंदर होता है। अब 90 दिन तो हो गए कवर, हो गए ना। चलो आगे चलते हैं। 67 पे आ जाओ डिलेड रिफंड। ऐसा रिफंड जो कि आते आते लेट हो गया। कहता डिले है ना, यार कितने डिले से ट्रेन पहुंच रही है, या लेट कितनी है, या डिले कितना है जी, कितना डिले है जी, फ्लाइट कितनी डिले है, यही कहते हैं ना। तो ये रिफंड डिले रिफंड, लेट कितना हो गया, रिफंड कितना टाइम से हट के है, उसके ऊपर हम बात होती है। अल्लाह। यार जो डेट मुकर्रर की गई थी ना, लाइक अगर जीरो रेटेड है तो 45 दिन के अंदर रिफंड दो, बाकी है एप्लीकेशन दी उसके 90 दिन के अंदर दो। अगर नहीं ऐसा किया जाता, अगर वो नहीं करते तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये आपको उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो किस रेट में मिलेगा, टाइबोर 7.5 हाँ 7.66 है जी क्या कैबल का वो रेट। अच्छा टाइबोर पर annum इतने जी जी सर ज्यादा नहीं हो गया, 7.66 नहीं ज्यादा हो गया यार, टाइबोर पर annum ज्यादा होगा। आप 613 बता रहे हो। ये जो कुछ भी है जी कायबोर का जो उस वक्त रेट चल रहा होगा, जो कि हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के हर फर्स्ट डे के, क्वार्टर के हर फर्स्ट डे के ऊपर, ठीक है, जो उस दिन रेट होगा उस हिसाब से पर annum के हिसाब से आप क्या करोगे कि मोहतरम आपको चाहिए था FBR की मेरी दरख्वास्त मैंने दी जीरो रेटेड वाली, तो आपको चाहिए था कि मुझे 45 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर देते, आपने नहीं किया तो मुझे कायबोर पर annum, ठीक है। फिर आपको चाहिए था कि मुझे ना आप 90 दिन के अंदर अंदर जो मैंने रिफंड क्लेम किया 66 में मुझे दे देते, आपने नहीं दिया, तो अब जनाब मुझे क्या करो, कायबोर पर annum दो। अच्छा एक बात याद रखना है, कौन सेक्शन है 10, वो किसको डील कर रहा है, हाँ रिफंड की बात कर रहे हैं। रिफंड किसका, इनपुट टैक्स। ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जीरो रेटेड वाला और एक्सपोर्ट वाला। इसका जो रिफंड है इसके 45 दिन है, ठीक है। और जो अभी 66 में हमने पढ़ा वो अदर देन ये वाला है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल सेक्शन बना हुआ है ना, तो ये अदर देन दिस वाला है। इसके जो है वो 90 डेज है और इस वाले 45 दिन है, ठीक है। लेकिन डिलेड रिफंड के हिसाब से कायबोर पर एक और बड़ी बात है, वो बड़ी बारीक है। एक ये कहते हैं यार देखो
कितने दिनों का मिलेगा वो कैसे पता चलेगा कि इतने दिनों का हमने इनको लेट रिफंड की वजह से बोल देना है, कितने दिनों का। लाइक 45 दिन आपके पूरे हो रहे हैं 17 को, ठीक है। ये आज का डेट है 23 23 को आपके क्या पूरे हो रहे हैं 45 दिन। तो कह रहे हैं जिस दिन पूरे हो रहे हैं उससे अगले दिन से आपको मिलेगा, ठीक है। अगले दिन आगे उससे अगले दिन से फॉलोइंग डे, जिस दिन आपके पूरे हो रहे हैं उससे अगले दिन से आपको क्या मिल जाएगा। हाँ, और कब तक मिलता रहेगा। वो कहते हैं जिस दिन पेमेंट कर रहे हो, लाइक आप पेमेंट कर रहे हो 28 को, एफबीआर आपको रिफंड दे रहा है 28 को, तो इससे एक दिन पहले तक 27, तो ये वाले दिन जो होंगे 4 दिन ये दिन का आपको मिलेगा। ये मैंने कहा एक बरीक सी बात है, बता दें, 4 दिन ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है ये, ठीक है। तो इस तरह करके वो पता चलेगा कि जिस दिन दे रहे हैं उससे पिछले दिन तक, और जिस दिन देना चाहिए था उससे अगले दिन से जो है मीटर स्टार्ट हो जाएगा सूद वाला, ठीक है, डिलीट वाला, कैबोर वाला। तो ये था। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आप हो सस्पेक्टेड ब्लैक लिस्ट नहीं, सस्पेक्टेड फ्रॉडी है। मैं इसलिए सस्पेक्टेड फ्रॉडी कह रहा हूँ कि आप बनता नहीं है, आप अप्लाई करके बैठ गए हो, किसी ने कहा चलो ये ट्राई मार के देखो, ठीक है, शायद मिल जाए, तो आप वो ट्राई मारने वाले। तो वो कहते हैं कि जिस दिन ट्राई मार दी ना आपने, उस दिन से मीटर नहीं स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से दिन नहीं कैलकुलेट 90 स्टार्ट होता नहीं, 90 स्टार्ट उस दिन से होने हैं जब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया कि बनता है कि नहीं बनता। जिस दिन क्लियर हो गया ना कि बनता है, एप्लीकेशन जिस दिन एक्सेप्ट होगी, उन्होंने एप्लीकेशन आपसे लेकर आती थी कि हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई उन्होंने स्टार्ट किया, इंक्वायरी स्टार्ट की उन्होंने, जिसने इंक्वायरी स्टार्ट की वो वहां से 90 दिन नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, 90 दिन तब से स्टार्ट होंगे जब इंक्वायरी खत्म होगी, और इंक्वायरी के बाद पता चला कि हाँ यार बंदा ये वाला नहीं था बल्कि ये बंदा ठीक ही था, बनता है इसका, तो उस दिन से फिर 90 दिन आगे स्टार्ट होंगे। हम इसको इसी तरह एग्जाम्पल से करते हैं कि आपने दरखास्त जमा करवा दी कि मेरा रिफंड बनता है 10 तारीख को, इसी महीने की 10 को, ये जो 10 अक्टूबर को, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, ये वाला लगता है कि इसका बनता नहीं, इसने अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी कि देखो बनता है कि नहीं बनता। इंक्वायरी खत्म हुई 20 को, जाके पता चला कि यार ठीक है बनता है, तो उन्होंने आपको बता दिया इसको कि हाँ यार हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो वो 20 से स्टार्ट होगा ना कि मीटर आपका 90 डेज का स्टार्ट होगा 10 से। ये है वो बात, जो बातों के अंदर बात है। उनको क्यों समझ नहीं आ रहा। जी सोहेल साहब, आप किस बैच से हैं प्लीज बताइएगा। बैच 3, और आपने कब ज्वाइन किया है क्लास को, प्लीज बताइएगा। अभी ज्वाइन किया या क्लास को शुरू से ज्वाइन किया जब स्टार्ट हुई थी। सर 2 दिन हुए। हाँ, नहीं, आज जब क्लास शुरू हुई है तो क्या फर्स्ट अभी क्लास में आ गए हैं या पहले से क्लास में आप प्लीज हमें बताएं मौजूद थे। 2 दिन अभी क्लास आज स्टार्ट की है। आज टाइम क्या है, जुम्मन के 11 बजे। अब 11 बजे है ना यार। 11 बजे ना, वही मैं कह रहा हूँ। ज्वाइन उसने कब किया सुहेल साहब, इन कब हुए क्लास के अंदर, दाखिल कब हुए आज, इनकी क्लास के अंदर बैठने का टाइम क्या है। जी सुहेल साहब प्लीज बताइएगा। हाँ जी, 10 बजे। हाँ 10 बजे जो 10 बजे क्यों यार, या तो फिर आपके पास आवाज नहीं जा रही या वीडियो नहीं सही जा रही,
क्योंकि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान तरीके से समझा दें। तो मैंने अभी मेरे जेब में कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि जो मैं कहूँ कि ये रीज़न हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ को, एक एक सेक्शन को हम इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में इवन के दिन भी कैलकुलेट करके दे रहे हैं कि कब समझा जाएगा और कितना पीरियड बनेगा, और फ्राडी के भी नाम लिख रहे हैं। अब मैं, चलिए आप मुझे फिर अलहदा से रब्ता कीजिएगा, कोई रास्ता निकालेंगे कि क्या है। उन सारे ना करल आपके सिर्फ सुहेल साहब के लिए है कि वो, हाँ This is also my second class. हाँ, एक और कमेंट है, this is also my second class. लेकिन सेकंड क्लास का ये मतलब ये नहीं है कि आपको ये समझ ना आ रहा हो, और यार ऐसे ना करो। आई होप Okay. कि हाँ, कि अभी इससे खोल के और आसान जुबान में कानून को मुझसे तो नहीं भाई बयान हो सकता। जितना कर सकता हूँ उतना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसमें यही था जी। डिलेट हो जाएगा तो आपको, जब डिले होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको कायबोर पर अन्नम मिलेगा। कायबोर पर अन्नम को आप निकालने के लिए कैसे निकालोगे, पहले तो डेफिनेटली आपको दिन निकालने होंगे। कायबोर रेट जो है वो आप उठा लोगे जो भी उस वक्त मौजूद होगा, जैसे लिखा गया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर के हर क्वार्टर के हर पहला दिन, वो ठीक है। जैसे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का पाकिस्तान में 1 जुलाई 2021 को शुरू हो चुका है। दूसरा क्वार्टर भी शुरू हो चुका है, तीसरा क्वार्टर शुरू होगा, चौथा क्वार्टर शुरू होगा। यही वो क्वार्टर है, यही वो पहला दिन है, ये वो पहला दिन है। इस पे जो कायबोर मौजूद है वो कायबोर रेट है। ठीक है जी, तो इससे हम आगे निकलते हैं। बेसिकली क्लास नहीं है इनकी ना, ये आप लोगों की मेन जो मुझे लग रहा है कि रीज़न ये है कि ये 2 दिन में आया और इन्होंने आइडिया नहीं ना, इन्होंने वो लेक्चर भी मेरा ख्याल से नहीं दिए होंगे जो पहले वाले हैं। जो वो वीडियो मैंने शेयर की है कि ये वाले डेफिनेशंस और ये वाली पढ़ लें, और 2-3 हमारे छोटे छोटे सेशन हो गए वो भी। वो नहीं देखी। तो कोई नहीं, तो हम दोबारा से सेट कर देंगे कि इनको देखो। चलिए कोई बात, ठीक है जी, अगला बताओ यार। 68 liability for registered person for his agent. ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है कि liability of registered person against the act of his Agent. agent। साफ जाहिर है, अल्फाज से पता चल रहा है, जिम्मेदारी जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है उसकी ये भी है इंस्टॉल। Payment of different bonds. चलो ये कर लो, फिर बाद में उसकी तरफ आ जाते हैं। ये बता देना था यार, इम्पोर्टेंट है वो भी सेक्शन। साहब ने किताबें रखी हुई हैं, सही सोए हुए हैं। मैंने कहा अगला बोलो, आपने कहा अगला ये है, मैंने कहा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बॉन्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। Different bonds. अभी ये लिख लिया, अब इसको कर ले, फिर वापस उस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको कर लेना अभी।
हाँ हाँ ठीक है। इसको कर लेते हैं। लायबिलिटी का पता है जी कि जिम्मेदारी सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड है उसकी, अगर उसने एजेंट रखा हुआ है, एजेंट में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, आपका एजेंट होता है, वो जो भी अमल कर रहा होता है वो आप उसके अपने अमल तो होते हैं, साथ में वो अमल आपके भी हो जाते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके अमल का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपने अगर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लाइडली आपने कहीं लिख पढ़ के, बोल के, या अपनी हरकत से आपने ये कर दिया कि हाँ ये साबित करके लोगों को ये जाहिर करवा दिया कि ये मेरा एजेंट है, किसी को लिख के दे दिया, बोल के कह दिया, या हरकत से कि किसी ने कहा कि यार वो तुम्हारा एजेंट है, आपने कहा ठीक है, आपने सारा ला दिया, उसने कहा यार वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा एजेंट हूँ, तो आप आगे से चुप रहे। उसका मतलब है साइलेंस इज हाफ कॉन्सेंट, खामोशी जो होती है वो आधी रजामंदी होती है। तो आप ठीक है जी, इसका मतलब है कि आप राजी हैं कि वो आपका एजेंट है। जब एजेंट काम करेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन पे पूरी की पूरी उस पर लाद दी जाएगी। वो कल को मुकर नहीं सकता कि नहीं यार उसने काम किया, मैं क्या करूं। अगर वो गलत काम करेगा तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, दैट्स इट। ये था जी। अब आ जाते हैं तगड़े सेक्शन की तरफ। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली। Implied. तो इसकी तो समझ आ जानी सबको कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है और उसका एजेंट कौन होता है, और एजेंट कब माना जाएगा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन का एजेंट है। माना जाएगा जब आपने अपने गुरु से कह दिया, कलम से लिख के दे दिया, या आपने अपनी हरकत से किसी को साबित करवा दिया कि हाँ ये मेरा एजेंट है, या किसी को उसके माइंड में ये समझने पे उसको मजबूर कर दिया कि हाँ यार आप ये समझ सकते हैं, आप ये मायना ले सकते हैं कि ये आपका एजेंट है। तो फिर वो एजेंट जो काम भी करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन। अब बोलो 67A। Payment of refund to sales tax refund. पेमेंट ऑफ Refund. रिफंड थ्रू Sales tax. Sales tax. थ्रू Sales tax refund. Bonds. Sales tax. अब होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि आपका रिफंड बन गया, मान भी है बिहार के आपका रिफंड है। अब रिफंड जब किसी का होता है ना, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो रिफंड जो होता है, रिफंड जब बन जाता है तो एफबीआर का ऑफिसर जो कि एसी या डीसी होता है वो एक चेक इशू करता है। क्या करता है, चेक इशू करता है। वो बंदे को चेक दे देता है, वो बंदा जाके चेक को अपने साथ में बैंक की रसीद लगा के अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से पैसे निकल के आ जाते हैं उस पर्सन के उस पर्सन के पास। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको हम पैसे इस तरह नहीं दे रहे, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे का, अगर चाहो तो। मे का ये मतलब होता है ना कि अगर आपका इरादा है तो आप ये कर। तो ये मे का यूज हुआ है कि आप इस तरह करो कि बॉन्ड ले लो। क्या ले लो, बॉन्ड क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। एक तो प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, इनके इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा होता, ये तो लकी निकल आया तो निकल आया, ना निकला तो कुछ भी नहीं, वही जाके वापस कर दो। लेकिन इंटरेस्ट बॉन्ड ये होते हैं कि आपने लेके रख लिया तो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, सूद मिलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम जब आपको रिफंड देना चाह रहे हैं तो अब रिफंड देने के लिए हमारे पास इतना खजाना नहीं है। तो खजाना तो जब से ये आए हैं है ही नहीं, जब से ये आ गए हैं तो मैं ना पिछले वालों के हक में हूँ ना इनके हक में हूँ, लेकिन ये है कि इन्होंने तो कमाल ही कर दिया।
तो तो रिफंड जो है ना, ये काम इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये है कि नालायक है, एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है करने की। ठीक है, देखो आपकी नीयत ठीक है, लेकिन आपको अच्छा काम कर ही नहीं सकते। उसको क्या गोल तबाह कर दिया आपने, कहा हम ठीक है, हम ठीक ठीक हो गए, लेकिन ठीक भी दो चार ही हैं, ये मैं बता दूं, बाकी सारा के सारा वही है। दो चार की नीयत ठीक होगी, बाकी नीयतों से भी पूरी है। तो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन खराब काम काफी करके, हालात काफी खराब करके। रिफंड, रिफंड कहता है बॉन्ड ले लो। अब बॉन्ड बनाने के लिए कंपनी हमने पढ़ी थी, हमने डेफिनेशंस के अंदर, वो तो अभी पढ़ी है हमने, आप लोगों को भी पढ़ाई है। एफईआर रिफंड सेटलमेंट कंपनी, तो इसकी एक कंपनी बनाई गई, इसको SEC से रजिस्टर्ड करवाया गया। CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी जो होती है, जहाँ पे सब के सब शेयर और इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, इन दोनों से इसको इलाहा करवाया गया। तो ये जो बॉन्ड होंगे ना, वो इनके थ्रू जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड के इनके थ्रू जाएंगे, इनके थ्रू जाएंगे। बॉन्ड पे अगर वो पूछता है पेपर में कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा जो FPR बॉन्ड इशू करेगा, आप कहोगे 10% सिंपल इंटरेस्ट। पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा इंटरेस्ट होगा, तो आप कौन से वाला होगा, आप कहोगे 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कह सकता है कि 10% कंपाउंडेड, 10% सिंपल, 10% कॉम्प्लेक्स, नॉन ऑफ द अबाउट। इसको नहीं पता, जो जिसने LLD किया हुआ है उस बेचारे को इंटरेस्ट का क्या पता। ठीक है कि कॉम्प्लेक्स होता ही कोई नहीं है, कंपाउंड तो होता है। तो लेकिन उसने जब पेपर में चेक करना हुआ तो वो इस तरह करके चेक कर सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने अरसे के लिए इशू किया जाएगा जब ये मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी के लिए कितना टाइम होगा, कितना होगा जी, 3 साल। ठीक है, हाँ 3 साल। ठीक है, और ये रेट होगा। अच्छा, अगर इन 3 साल के दौरान, और फिर ये कहता है कि ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड ऐसे होंगे जो कि एक्सेप्टेबल होंगे, बैंक भी मानेंगे। ठीक है, अगर आप कर्जा लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये कोलेटरल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, रखवा सकते हैं ना, जो बॉन्ड है वो ये आप रखवाएं और कर्जा ले लें। अगर ये, और फिर एक होता है कि कंपनियों को अपना ना कुछ वो मेंटेन करना होता है, लिक्विडिटी लेवल भी और डिफरेंट टाइप के एसेट्स की रेशियो, तो रेशियो के लिहाज से भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इसको माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको उसके लिए कैलकुलेट ना करना पड़े। तो इसके अंदर हमने ये अब देख लिया कि 3 साल, रेट कोलेक्टरल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी ये सारे पंगे ले रही होगी। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, FBR जो है वो रिफंड सेटलमेंट कंपनी को पैसे दे देगा और रिफंड, और जो बॉन्ड है वो वापस ले लेगा। एक और है कि ये रिडीमेबल है। क्या है ये? रिडीमेबल ये होते हैं कि जब FBR का दिल करे, ये जिन लोगों को इशू किया अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, ये 3 साल पूरे नहीं हुए, जब इशू किया उसके बाद किसी भी वक्त FBR ये वापस ले सकता है। कहेगा साइन बॉन्ड ले आओ, आके पैसे ले जाओ। आप ये नहीं आगे से कहेंगे कि नहीं अभी तो 3 साल के लिए मैंने लिए हुए, 3 साल मुझे 10% दो, उसके बाद मैं लूंगा। नहीं, FBR कहेगा रिडीमेबल है, मैंने इशू करते हुए तुम्हें बताया था कि जब मेरा दिल करेगा मैं आपको कॉल करूंगा, आप आओगे, बॉन्ड मेरा वापस करोगे, अपने पैसे ले जाओगे, साथ में उस वक्त तक का जो आपका इंटरेस्ट बना होगा वो ले लो। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना, काफी बनते हैं। तो ये रिडीमेबल भी बन गया कि वो पूछ सकता है कि जो बॉन्ड इशू होंगे वो रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडीमेबल है एंड इररिडीमेबल, नॉन ऑफ दी अबव। तो आप आंसर क्या करोगे, आप 3 साल करोगे, 10% करोगे, कोलेटरल करोगे, SEC और CDC से रजिस्टर्ड होगा, ये कंपनी काम करे। अगर कोई 2-4 रह गए पॉइंट वो मैं देख के आपको हाईलाइट कर दूंगा। Consideration of the part
बड़े कुछ है बता अच्छा 2 पॉइंट रह गए, वो 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट काफ़ी ज़्यादा थे, 12 पॉइंट थे जिसमें हमने कवर किए। तो वो कहता है कि यार ये बात सुनो कि ये किस अमाउंट के इशू होंगे। लाइक अगर किसी ने 1 रुपया लेना है, 1 रुपया FBR से, तो क्या 1 रुपये का बॉन्ड इशू हो जाएगा। अगर किसी ने 90,000 रुपये लेने हैं तो क्या 90,000 का बॉन्ड इशू हो जाएगा। नो, उसने कहा ये होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 लाख, कि जिसने 1 लाख के मल्टीप्लाई होने वाली अमाउंट देनी होगी, हम 1-1 लाख का उसे बॉन्ड दे देंगे। लाइक अगर आपने 1 लाख ही लेना है तो वो आपको 1 लाख का एक बॉन्ड दे देंगे। आपने 5 लाख लेना है तो वो 5 लाख के 5 बॉन्ड दे सकते हैं, 5 लाख का एक भी दे सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड की जो वैल्यू दी जाएगी वो डिवाइड होनी चाहिए 1 लाख के ऊपर। सही, लेकिन कम से कम कहाँ से होगी, 1 लाख। सही, तो जो पेपर में आएगा जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाउंड की होगी वो किस अमाउंट से हो रही होगी, आपने कहना है 1 लाख। ये हो गया। फिर वो कहता है कि जब आपको ये सूद मिल रहा होगा, हाँ, कि जब आपको ये मिल रहा होगा तो उस वक्त आप ज़कात पे होती है, प्रॉफिट ऑन डेट पे होती है जी। तो कहता है कि ये ज़कात वाला चक्कर में है ना, इसमें भी हम आपको आसानी देते हैं। आपकी मर्जी देनी है दो, आपकी मर्जी नहीं देनी ना, टैक्स काट लेते हैं लेकिन इसमें मर्जी कीजिए। तो सारे पॉइंट हो गए। आप भी बात कर रहे हैं जी इंटरनेट सर्विस की आ रही तो मैं लेक्चर भी देख उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ तो मुझे दूसरे, अभी देखें कि अगर मैं नहीं लेक्चर देता तो बाकी कहते हैं कि सर देखें टाइम पीछे शॉर्ट है, अगर देता हूँ तो बेचारे वो विक्टिम है जिनके पास इंटरनेट नहीं आ रहा, तो हम अपलोड कर देंगे। फिर यही कर सकते हैं, और अपलोड आप लोग वहाँ से डाउनलोड करना और आगे दे देना, फिर यही होगा। ये इश्यूज आ रहे हैं बस यार। एनी हो, ठीक है, एंड करें जी बात उनसे। ये गवर्नमेंट वाला भी ये है, इसे कहते हैं, ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है जिनसे बचा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए क्या कहा जाता है, फोर्स मैज्योर। फोर्स मैज्योर ये होता है कि लाइक आपने कहा जी कि मैं ना, तुम फैक्ट्री बना लो यहाँ पे, मैं लेस्को कहती हूँ तुम्हें बिजली कंटिन्यूसली दूंगी, तुम फैक्ट्री बनाओ यहाँ पे। फैक्ट्री बना लेते हैं जनाब, दरम्यान में से खंभे टूट जाते हैं, 2-3 दिन तूफान आता है, वो नीचे गिर जाते हैं, 2 दिन बिजली नहीं जाती। वो केस कर देता है कि तुमने कहा था मुझे बिजली दूंगा। वो कहते हैं यार खुदा का खौफ करो, मैंने कहा था दूंगा, लेकिन तूफान ऐसा आया कि अभी तो वो टूट गए हैं, या गैस पाइपलाइन वाले हैं, सुई गैस वाले, वो एक पावर प्लांट को कहते हैं कि हम तुम्हें गैस देंगे। ठीक है, पावर प्लांट कहता है कि ठीक है तुम गैस दोगे तो मैं बिजली बनाऊंगा। गैस पाइपलाइन फट जाती है, धमाका हो जाता है किसी वजह से, ज्यादा उसके अंदर आए या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, वो सिंध में या पंजाब के किसी एरिया में या बलूचिस्तान में फट गई। अभी गैस पहुंच नहीं रही पावर प्लांट को, पावर प्लांट के पास गैस पहुंचेगी तो वो बिजली बनाएगा। वो इनको जाने का दावा कर देता है कि आप लोगों ने बिजली क्यों नहीं, गैस क्यों नहीं पहुंचाई, वो यार हम ट्रकों में भर के पहुंचाए तुम्हें, क्या हो गया, उसको क्या कहा जाएगा, फोर्स मैज्योर। तो अभी एक ऐसा इवेंट हो गया, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, नागुज़ीर हालात है पाकिस्तान में, हमेशा से नागुज़ीर हालात रहे हैं कि ये कभी नागुज़ीर हालात। तो बच्चों ये प्लीज नोट कर लो कि 67A इज आ इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसको आप लोगों ने अपनी लाल किताब में से पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, और इसको पढ़ के समझना भी है, और इसमें आपको इंशाल्लाह इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो हमने बोर्ड के ऊपर लिख लिए हैं। अगर इनको आप सही तरीके से याद कर लो तो ये 67A जो है ना आपका पूरा हो जाएगा। और ये एक अच्छा है, जैसे मैंने बता दिए ये सारे पॉइंट हाईलाइट करके आपको। लेट्स मूव अहेड। कितना टाइम हो गया मुझे खड़े हुए यहाँ पे, 11:30 11:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया।
मैं भी थक जाता हूँ, तो हम आगे चलते हैं, लेकिन आज थकते थकते भी ना हम इंशाल्लाह गिरते गिरते भी ना इसको 76 तक ले जाएंगे। ये सब 69 तक पहुंच गया हाँ तो खत्म है। हाँ इंशाल्लाह आगे आएंगे भी छोटे छोटे, जिस तरह एजेंट की जिम्मेदारी आ गई, वो 2 पॉइंट है बस, उसके अंदर और क्या है। आओ जी 69 भी देखो। हाँ तो ये देखो ना, ये 69 क्या कहता है जी, साहिब बोलो यार, बोला भी करो एक आध बंदा। Issuance of duplicate of sales tax Issuance of duplicate of sales tax document. सेल्स टैक्स डॉक्यूमेंट। देखो डुप्लीकेट क्या होती है? नकल, नकल ही होती है ना। इशुएंस करवाना, जारी करवाना, जारी करवाना, जारी करवाना, नकल सेल टैक्स डॉक्यूमेंट की। अभी डेफिनेटली जिसके पास पड़ा होगा उसके पास ही जारी करवाओगे ना। तो डॉक्यूमेंट किसके पास पड़े होते हैं जारी करवाने के लिए? एफबीआर के पास होंगे। एफबीआर के किस अफसर के पास होंगे? जो आपका यूनिट अफसर डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है। आप उसके पास जाते हो कि यार हमारी वो सेल टैक्स की रिटर्न, वो फलां चीज़ या फलां डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है। लाइक आपने हमारे खिलाफ ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर की मुझे डुप्लीकेट तो दे दो, नकल तो दे दो। वो कहेगा ये लो नकल। वो कहेगा नहीं जी, नकल लेने का तरीका ये है कि 100 रुपया, 100 रुपया जमा करवा के आओ, मुझे चालान ला के दिखाओ और साथ में एक छोटी सी दरखास्त लिखो कि मुझे डुप्लीकेट चाहिए। ठीक है, तो वो 100 रुपया जमा करवाएगा। ठीक है, तो फिर जो अफसर है वो इशू कर सकता है नकल की डॉक्यूमेंट। अभी मैं बात वही किया करता हूँ कि साईं को चाहिए पंजाब थर्मल पावर प्लांट की नकल सेल टैक्स की, ताकि ये सेल टैक्स का काम सीख सके। ठीक है, ये चला जाता है एफबीआर के पास, इस अफसर के पास। मैं 100 रुपया जमा करवा के आ गया हूँ, मुझे पंजाब थर्मल पावर प्लांट की जो है ना रिटर्न दे दो। दे देगा वो? देगा? वो नहीं देगा, इसलिए वो अपनी ले सकता है, रेलिवेंट ले सकता है अपनी, इरेलीवेंट नहीं। आपको जी कि आपने कानून के अंदर आप साथ में किताब भी मैंने आपको कहा ले लो, किताब को भी हाईलाइट करके ले जाओ। 69 देखें जी सर, मैडम आप देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपको 100 रुपये जमा करवा के मैं आपसे नकल ले सकता हूँ, कोई सी नहीं। तो आप मुझे नकल दे दो। तो वो कहेगी नकल सही, मैं आपको नकल तो दे सकती हूँ, लेकिन आपकी नकल दे सकती हूँ, मैं आपको फलां बंदे की नकल नहीं दे सकती। इस तरह तो आप लोग नकलें ले लेके तो वो जो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए नकल नहीं मिलेगी, नकल अपनी ही मिलेगी। अपना डॉक्यूमेंट जो है आप इशू करवाना चाहते हैं तो आप 100 रुपया जमा करवाएं और जाके आप ले सकते हैं। ये सारा सेक्शन इसी के बारे में, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जी आज साईं पार्टी हो जाएगी। आज आज जो है ना, आज पार्टी हो जाएगी। हाँ तो ये तिहत्तर पे जाके हमारी ब्रेक लगेगी, उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी जो है वो जल्दी से करने वाले हैं। सेक्शन 73 में पेपर बन सकता है। Computation of the limitation period. ठीक है, आप कैसे कंप्यूट करोगे? वो कैसे करोगे यार? जिस तरह प्रोविजन में लिखा होगा उसी तरह करोगे। लाइक प्रोविजन में लिखा होगा कि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर आ गया आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का, इसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हो, तो आप कितने दिनों के अंदर कर सकते हो? 30 दिन के अंदर। नोट कर लें सारी ये वाली बात कि अगर आप अपील करना चाहते हो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऑर्डर के खिलाफ, कभी अपील करने के लिए आप जाओगे सीआर अपील्स के पास, उसमें 30 दिन
30 दिन है, अपने ट्रिब्यूनल में फिर इसी तरह अगर आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हो 60 दिन। तो आप 60 दिन के अंदर जा सकते हो जब ये ऑर्डर कर देगा। कमिश्नर एंड रेवेन्यू के पास गए कि हमारा ये फैसला जो है ना, आप समझ लो कि काउंसलर के पास गए, ये काउंसलर है, हाँ जी, आपके मोहल्ले का काउंसलर है कि ये हमारी लड़ाई हो पड़ी है, हमारा फैसला करो। वो आप जब लड़ाई हुई है उसके 30 दिन के अंदर जा सकते हो। लड़ाई आपकी असिस्टेंट कमिश्नर से हुई है, अगला फिर आ जाता है कि इसने फैसला कर दिया, आपको मंजूर नहीं है या दूसरे बंदे को मंजूर नहीं जिसके साथ लड़ाई हुई, तो जिस दिन इसने फैसला किया उसके आगे 60 दिन के अंदर अंदर आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाओ। एपीलेट ट्रिब्यूनल में गए तो यहाँ पे अगर फैसला आपको पसंद नहीं आया या अगले बंदे को पसंद नहीं आया तो इसके 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग हाई कोर्ट में चले जाओ जब ये फैसला आया उस डेट से। तो यही कंपोजिशन ऑफ टाइम पीरियड के बारे में हम कह रहे हैं कि जिस तरह कानून में प्रोविजंस में लिखा हुआ है वैसे वैसे आप कंप्यूट कर लोगे। तो ये उस हिसाब से लिखा हुआ है, इस तरह आप कंप्यूट कर लोगे। माशाल्लाह, सेक्शन 71 खत्म होने वाला है, ये जो कर दिया कल से इंशाल्लाह टैक्स हाँ कल इंशाल्लाह टैक्स हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं। हाँ, इनकम टैक्स नहीं, पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ खत्म कर लीजिए सबकी, और वो एक्विटी और वो फंक्शंस और वो रिफॉर्म्स, हाँ ऐसे ताकि ये लोग तो घर जाए ना। हाँ जी, ये कुछ जारी कर बैठे हैं। हाँ, ये राम स्कूल से हमें ऐसे ही ये तंग करते रहते हैं। इन लोगों का हमने 2 महीने का कहा था, मुझे लग रहा है कि ये पेपर अगर ना हो ये 4 महीने भी हमारे साथ ही रहेंगे। और एक दिन मैंने थोड़ा सा पैर दबाया मीन के आप रेस ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं, सारे आहिस्ता करें सर ये इधर तो उनके मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे ऐसा ना भी नहीं हो रहा हमसे। सारे, ये वो इतना ऊपर से ना गुजारे। तो मैं आहिस्ता गपशप में बातों में हम पढ़ते रहे। जब एडमिशन लेने आ रहे थे तो कह रहे सर 2 महीने में हो जाएगा। मैंने कहा यार 2 महीने या ज़्यादा टाइम लगा तो कोई मसला नहीं, हमारे पास टाइम होगा, हम लगे रहेंगे। हम ये सही चल रहा है। कि हम ये नहीं होगा कि हम लोग ये करेंगे कि 2 महीने अकेडमी का टाइम तो ओवर हो गया, अब छुट्टी, जितना हो गया, ये हमारी कमिटमेंट है 2 महीने हम इसको लेके चलेंगे और चलते रहेंगे। तो नहीं, अभी चलते नहीं रहेंगे, आप लोग जब पूरा हो जाएगा फिर तो हम कहेंगे भाई घर में बैठो अभी कि चलो। हाँ, स्पेशल प्रोसीजर यानी ये देखो कि प्रोसीजर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं कि ना यार प्रोसीजर्स बनाओ, प्रोसीजर्स बनते हैं इदारों में, तो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा तो सिस्टम रन होगा ना। अगर कोई प्रोसीजर ही नहीं बनेगा, तरीकाकार ही नहीं बनेगा तो क्या इदारे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो यहाँ पे एफबीआर भी जो है ना, इसको कहा जा रहा है कि इसको अलाउ है कि स्पेशल प्रोसीजर बनाए ताकि रिटर्नें भी फाइल हो सकें, रिकॉर्ड भी मेंटेन हो सकें, तो बुक कीपिंग वगैरह है वो भी सारा कुछ हो सके। तो एफबीआर इस मामले और भी जो भी लिंक्ड मैटर्स हैं कि वो मैटर होगा तो वो किस तरह रिजॉल्व होगा उसके बारे में प्रोसीजर बनाए। तो ये स्पेशल प्रोसीजर जो बना सकता है एफबीआर, ठीक है। ये बोर्ड जो है वही एफबीआर बोर्ड जो है, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एब्रिविएटेड एज एफबीआर। तो एफबीआर को इख्तियार दिया जा रहा है, वो पूछ सकता है पेपर में कि स्पेशल प्रोसीजर बनाने का जो है ना वो इख्तियार एडिशनल कमिश्नर को दिया जा रहा है, कमिश्नर को दिया जा रहा है, बोर्ड को दिया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बोर्ड होना चाहिए। इसमें यही बन सकता है कि बोर्ड को इख्तियार दिया जा रहा है कि आप प्रोसीजर बनाएं, ठीक है। ये प्रोसीजर यूनिट का अफसर एसी नहीं बनाएगा, बल्कि कौन बनाएगा? बोर्ड बनाएगा। ये देखो 3 लाइनों का था ये वाला। फिर एक वो कह रहा है कि 72 में देखो, वो कह रहा है कि जो अफसर है
ठीक है, क्या कह रहे हैं जी 72 में 72 में Officers of sales tax to follow board's orders. ऑफिसर्स Of sales tax ऑफ सेल टैक्स टू फॉलो board's order. बोर्ड ऑर्डर Board's orders. बोर्ड्स ऑर्डर। Board's orders. तो अब ये देखो वो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं जो अफसर है ना सेल टैक्स डिपार्टमेंट के, वो बोर्ड के ऑर्डर मानेंगे, उसको फॉलो करें. उसको फॉलो करेंगे, जो बोर्ड कहेगा उनके अहकामात की तामील करेंगे, मनो जैसे वो कहता है वैसे करते जाएंगे। लेकिन उसने कहा बात सुनो, इतनी भी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह असेसमेंट करनी है, ऑडिट वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वो जो एस्टेब्लिश चीज़ है वो उसी तरह करता रहेगा, वहाँ पे बोर्ड का ऑर्डर वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी कामों में जो बोर्ड कहता है वो करेगा, लेकिन ऑर्डर उसने अपनी मर्जी से करना है। जब वो टैक्स पेयर की वो असेसमेंट कर रहा है, वो बोर्ड ने कह दी इस तरह कर दो तो उस तरह नहीं कर देगा, जो जो सेल टैक्स कह रहा है उसके मुताबिक करेगा। बाकी बोर्ड के हुक्म मानेगा, जैसे बोर्ड ने कहा प्रोसीजर जो कहे वो इस्तेमाल करेगा, प्रोसीजर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अंदर अपने दिमाग को यूज़ करेगा। Assessment करा. हाँ, ये वाली चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। कहता है नो सच ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन शैल बी गिवन सो एज टू इंटरफेयर विद द डिस्क्रिशन ऑफ ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर कज़ाई जुडिशियल फंक्शंस। तो जो उनको कज़ाई जुडिशियल फंक्शन दिए हुए हैं कि आप लोगों ने फैसले करने हैं, जुडिशियल फंक्शन, इनमें बोर्ड्स के ऑर्डर, बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन, बोर्ड के अहकामात, इन मामलात में DCIR या ACIR या और अफसरान हैं, इन मामलात में फिर इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी ये चीज़ें वो मानते जाएंगे। That's it. सही है। अच्छा, मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि बुक को जरूर पढ़ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि बोर्ड के सारे ऑर्डर मानेंगे, लेकिन कुछ मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये वर्ड हो सकता है कि मैं आप समझाते हुए मैंने आपने इस सेंस में जो बैक ऑफ द माइंड है वो ये कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड देखने के लिए आप एक दफ़ा बुक को जरूर पढ़ लिया करें, ठीक है। कि मैं भी इंसान हूँ, एक दो वर्ड जो है मैं अपनी असेसमेंट के मुताबिक जो एक्चुअल ऑन फील्ड हो रहा होता है वो मैं कह जाता हूँ, लेकिन जो बुक के अंदर पेट वर्ड लिखा हुआ है वो ये वाला लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपने पढ़ना ज़रूर है एक दफ़ा बुक में से, और वो कोई भी MCQs इनसे बाहर नहीं दे सकता जो बुक के अंदर है, जो लाल किताब के अंदर है। किसके मानने वाले सारे ऑफिसर किसकी मानेगा? बॉडी की और किसकी, ये चेयरमैन वगैरह। जो ऑर्डर कर रहे हैं वो। काजी जुडिकल फंक्शंस है. हाँ, तो ये यही है ना जो उनको फंक्शन, इन्हीं फंक्शन को काजी जुडिशियल फंक्शन कहा जा रहा है ना। अच्छा, रेफरेंस टू अथॉरिटीज, रेफरेंस टू अथॉरिटीज। देखो सेल टैक्स किसके पास था? कस्टम्स के पास। हाँ, आई बिलीव कि 2009 वगैरह में ये आया हमारे पास, 8-9 के अंदर। उससे पहले क्या था, ये सेल टैक्स पाकिस्तान कस्टम्स के पास था। पाकिस्तान कस्टम इसको देखता था। कस्टम में जैसे कलेक्टर ऑफ कस्टम, फिर डिप्टी एडिशनल कलेक्टर, फिर डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, उनके पास हुआ करता था ये। तो कहते हैं कि जितने भी रेफरेंसेस उनको दिए गए हैं, जितने भी रेफरेंसेस उनको दिए गए हैं, वो समझा जाएगा, वो कंक्लूड किया जाएगा कि वो सारे के सारे वो नोटिफिकेशन, वो रेफरेंसेस, वो सारा का सारा जो पहले सेल टैक्स में होता रहा है, वो किसको कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, वो किसको समझे जाएंगे,
CIR, ADCIR, DCIR, ACIR और दूसरे अफसरान। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है 72 ये में कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले सेल टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा था पाकिस्तान में? कस्टम कर रहा था। तो कस्टम्स को भी कुछ नोटिफिकेशन, कुछ सर्कुलर्स, वो सारे जो एड्रेस किए होंगे, जो मैंने अथॉरिटीज़ बोली कि कलेक्टर ऑफ कस्टम, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, तो ये सारे के सारे वो जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे कि वो इनको ही दिए गए हैं। वो कमिश्नर को इनलैंड रेवेन्यू को दिए गए हैं, वो ADCIR को दिए गए हैं, वो इंसाफ को दिए गए हैं, वो इंसाफ को दिए गए हैं। ओके होगी जी बात? Inspection of audit by the board. हाँ, इसमें ऑडिट जो है ना वो बोर्ड जो है वो सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के लिए रैंडम होता है और पैरामीट्रिक होता है। जो पैरामीटर्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। हाँ, तो देखो हर साल जितने भी लोग गोशवारे जमा करवाते हैं उनमें से कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनका नाम ऑडिट में आ जाता है। हाँ? सर ये कैसे होता है, मतलब ये मैनुअली करते हैं या Randomly क्या होता है? अभी बात होगी ऑडिट की सिलेक्शन। देखो एक तो इख्तियार है कमिश्नर के पास कि वो किसी को पकड़े और उसका ऑडिट कर ले। एक होता है बोर्ड के पास। अभी बोर्ड साहब के पास इख्तियार है, ठीक है, बोर्ड ने उस इख्तियार को यूज किया। बोर्ड ने जितने लोगों ने रिटर्न फाइल करवाई उसने इनकी बैलेटिंग की, कुरानदाजी की, होती है कुरानदाजी, बैलेटिंग की। बैलेटिंग जो है वो कि इस बैलेटिंग की कुरानदाजी करके बंदों के नाम निकाल के लाओ जिनका मैंने ऑडिट करना है। तो वो जो बैलेटिंग होती है वो रैंडम भी हो सकती है और पैरामेट्रिक भी हो सकती है। रैंडम क्या और पैरामेट्रिक क्या, इन दोनों में फर्क क्या है? ये आप पेपर में आ सकता है कि जो बैलेटिंग होगी वो रैंडम होगी। आप कहोगे नहीं रैंडम भी हो सकती है वो, और ये कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग है। ये बैलेटिंग कौन सी है कि वो कह सकता है कि जो बैलेटिंग है वो अगर क्वेश्चन बनाना चाहे, देखो वो कह सकता है कि जो बैलेटिंग होगी वो होगी मैनुअल, आप कहोगे नहीं कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। वो कहेगा बैलेटिंग जो कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग है वो फर्दर जो है वो रैंडम हो सकती है ओनली। आप कहोगे रैंडम नहीं, वो रैंडम भी हो सकती है, वो पैरामेट्रिक भी हो सकती है। अब आपको रैंडम से क्या समझ आ सकती है और अब आप क्लास में बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए, 1 2 3 4 5, आप उठ के बाहर आ, ये क्या मैंने किया? रैंडम किया। दूसरा तरीका है पैरामेट्रिक, मैं असूल वाज़ह करता हूँ। पैरामेट्रिक में क्या होता है? असूल वाज़ह करना। मैं आप लोगों को बिठाता हूँ लाइन के अंदर, ठीक है, रोज के अंदर कहता हूँ कि हर 5वां बंदा उठ के बाहर आ जाए। हर 5वां, इस लाइन में लंबी लाइन है, ठीक है, मैं कहता हूँ इस लाइन के अंदर हर 5वां बंदा जो है वो बाहर आ जाए। ये मैंने क्या किया? मैंने पैरामीटर्स लगा दिए, मैंने असूल वाज़ह कर दिए, और उस असूल वाज़ह करके मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि ये असूल है, इन असूलों को इस्तेमाल करो, और जो इन असूलों पे लोग पूरा नहीं उतर रहे उनको उठा के ऑडिट पे ले आओ। होता क्या है? असूल क्या वाज़ह होते हैं? असूल होते हैं कॉन्फिडेंशियल। क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियल। और इस कॉन्फिडेंशियलिटी ने मुझे रोक दिया आपको बताने से, अदरवाइज मैं असूल बता निकल जाना था, बताने लगा था कि कौन बंदा ये गलत काम करता है तो उसका नाम ऑडिट में आ जाता है, ठीक है। ये असूल डाले जाते हैं कंप्यूटर के अंदर कि जिसने ये गलत काम किया है उसको उठा के ऑडिट में ले आओ। अभी वो मुझसे निकलने लगे थे स्लिप आउट की वजह से, और ये होते हैं कॉन्फिडेंशियल, तो हम इसको कॉन्फिडेंशियली रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि मुझे जो लोग असूल बनाते रहे हैं, मेरी उनके साथ सिटिंग होती रही है, वो मेरे डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और अभी एडिशनल कमिश्नर है वो मैडम, तो उन्होंने असूल मुझे बताए हैं कि ये वाले असूल हम लोगों ने डाले हुए हैं, तो वो असूल हम नहीं बताते। तो एक आधा था। तो यार वही होते हैं, एनालिसिस ही होते हैं। हाँ, कि अगर किसी ने इस तरह किया हुआ है, उसने ना ये, उसको उठा के ले आओ, बस वो एनालिसिस ही होते हैं। ये भी ऑनलाइन भी है ना, ये सारा कुछ आप कहते हो इसको चढ़ा दो ऊपर, कल को ये कौन सी बात हुई है? एक तरफ आप कहते हो नेट नहीं आ रहा है, इसको आप अपलोड करें, ठीक है, दूसरी कहते हैं स्कूल भी साथ होता है। इतनी ना बनवाओ यार हमसे, ठीक है? तो भाईजान इसके अंदर से ना मुझे और कुछ नहीं मिल रहा कि ये बैटिंग जो है कंप्यूटराइज होगी। कंप्यूटराइज होगी तो कंप्यूटर भी दो तरीकों से कर सकता है, रैंडम कर सकता है और पैरामेट्रिक कर सकता है। और जब ये करेगा और जो पैरामेट्रिक असूल दिए जाएंगे वो असूल कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। आते हैं टैक्स पेयर अदालत में, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, जी हमें असूल बताए जाए कि जिस जो पैरामीटर्स बताए जाएं कि उन पैरामीटर्स के थ्रू इन्होंने किया। तो फिर FBI भी आगे से लेके चला जाता है, जी असूल हम कैसे बताएंगे। देखिए जो कानूनदान हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जिन्होंने नेशनल असेंबली में बैठे, उन्होंने कानून पास किया हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियल होंगे। जब उन्होंने कानून पास किया, उनसे बात करें उन्होंने कानून क्यों पास किया, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम बता देंगे ये अगली दफा ये वो काम ही नहीं करेंगे और इनका ऑडिट ही नहीं होगा। तो ये आप इधर क्लास में बैठ के कह रहे हैं कि हमें लाइव बता रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है। ये इस पे है अदालतों में कि हमें वो बताए जाए, बड़े बड़े तगड़े वकील आते हैं, ये असूल बताए जाए, किन असूलों को इन्होंने इस्तेमाल किया, पैरामीटर्स बताए जाए। तो फिर उसमें अदालत भी कह देती है कि वी आर सॉरी, ये तो कानून में लिखा हुआ है कि पैरामीटर्स नहीं बताए जाएंगे। तो हम भी आपको कह देते हैं वी आर सॉरी कि हम नहीं बताएंगे आप। कानून में लिखा है, हाँ क्योंकि कानून में लिखा है। कानून में लिखा हुआ है, सही है। अच्छा रिवॉर्ड इंडियन रेवेन्यू ऑफिस सारी रिवॉर्ड वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये तो मस्ती ये वो रिवार्ड तारिक साहब को कितने मिले हैं उसने बता रहे थे। आप लोग इधर नहीं है हमारे साथ, एक यहाँ पे UBC स्टेनो आते हैं वो FBI इंस्पेक्टर के लिए, तो वो बता रहे थे मुझे 12 रिवार्ड मिले हैं। हाँ हाँ, कि जितनी तनख्वाहें उस साल में उनको 24 सैलरियाँ मिली हैं। हाँ कहते सर वो तो उसके मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हुआ, कई साल तो मैंने सैलरी भी नहीं निकलवाई। सैलरी आती थी, सैलरी मैंने निकलवाई नहीं कभी। बड़ी बात है। हाँ ये कैसे पॉसिबल सैलरी ये वो आएंगे तो उनसे पूछ लेना। टैक्स पेयर की तरफ से मिलता है या बोर्ड की तरफ से? नहीं नहीं, रिवार्ड टैक्स पेयर की तरफ से मिलता है। और कानून के अंदर लिखा हुआ है, कानूनदानों ने पास किया हुआ है कि FBI का ऑफिसर जो है वो टैक्स पेयर से रिवार्ड ले सकता है। लिसन हाँ, ये देख लेना मतलब सर यार, खुदा का खौफ करो कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो कहे कि आपस में सेटलमेंट कर दो। यार बोर्ड दे इतनी देर नगरी नहीं है कि सेल टैक्स में लिख दिया जाए कि आपस में बात कर लो यार, कि रिवार्ड ले लो तुम टैक्स पेयर से, फिर हो गया काम, होगी टैक्सेशन। फिर इंस्पेक्टर बोर्ड तो नहीं कमाएगी ना, हाँ बोर्ड तो नहीं कमाएगी। हाँ हाँ, नहीं इस तरह देखो कि ये आपके माइंड को मान सकता है कि कानून में लिख दिया जाए कि पुलिस वाले रिश्वत ले लें। नहीं नहीं सर, ये तो वैसे ही सर आपसे बात है। ये समझ लेना, कर लेना ये और बात है, और कानून का हिस्सा बना देना। कल ये पता है ये लाल किताब जो है वो उठा के ले जाएगा, कल अगर कोई ले रहा है ये सही, आपने ये देखो कानून में लिखा हुआ है कि मैं पैसे ले सकता हूँ, तो मैंने लिए, आप मुझे सजा नहीं दे सकते क्योंकि आपने कानून बनाया हुआ है कि हम पैसे ले लें, हम रिवार्ड ले सकते हैं, तो हमने रिवार्ड लिया है। ये रिवार्ड है, बोर्ड देता है आप अच्छा काम करते हैं। साल के एंड में मिलता है सर इनको बोनस वगैरह देते हैं? हाँ साल के एंड में बोनस देते हैं? साल के एंड पे 12 सैलरियाँ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और आपको क्या चाहिए। वेरी नाइस। बेसिक्स हाँ अच्छा बेसिक का बहुत सा 10,000 आपको बहुत कुछ मिलता है यार। इसके अलावा बहुत रिवार्ड टू इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, यार वो मैंने ऑफिसर
एंड ऑफिशियल, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी आपको ऑफिशियल लिखना छोड़ दिया। ये पहले लिखते रहते थे, जो मैट्रिक वाले इंस्पेक्टर थे वो इस पे एजिटेट भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे कि ठीक है। लेकिन जो ये हमारे वाले हैं, इन्होंने बड़ा चिट्ठा डाला कि ये क्या बात हुई, हम गेस्टेड अफसर हैं, आप ऑफिशियल लिख देते हैं। तो आखिर उन्होंने भी ये शुरू कर ही दिया है कि इंस्पेक्टर्स आर ऑफिसर्स। ठीक है, तो अच्छा वो कह रहा है कि ये अच्छा काम करेंगे ना। हाँ डेफिनेटली अच्छा काम है, टैक्स इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करके देंगे, इंक्वायरियाँ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वहाँ से पैसा मिलेगा तो इनको रिवार्ड दिया जाएगा, इनको इनकी मेहनत के मुताबिक, इनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक अवार्ड दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। और रिवार्ड जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स में होगा। और वो किस तरह दिया जाएगा, वो जो आप रिकवरियाँ करवाओगे उसको प्रोरेटा किया नॉट जाएगा। कनेक्टेड। हाँ क्या हुआ है, ये कब हुआ है? अभी ये कल की, ये मुझे लगता है ये मेरा ना इसने फिर आज ना, नहीं अभी रिसेंटली सिर्फ 1 मिनट। चलो इसने टाइम दिया है, मेरे पानी शानी पी लो। और कोई कुछ नहीं दिया कि मैं थक गया हूँ, तुम लोग भी थोड़ा सा ना। वैसे एक ही सेक्शन रह गया है। हाँ नहीं एक दो सेक्शन रह गए हैं बस। नहीं अभी खत्म है। 73 और खत्म। देखो आपका तो 2 दफा इनकम टैक्स भी हो गया और आपका सेल टैक्स 2 दफा हो गया। बंद कर नहीं, दो। फर्स्ट टाइम इसको बंद कर दो। हाँ करो 10